राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे दामिनी सिंह चंदेल से। इन्होंने जमीन से लेकर आप अगर यह कहें जो आज भाजपा में क्षितिज तक अगर संघर्ष करने का मिसाल अगर किसी ने कायम किया है तो इस क्षेत्र में नाम आता है दामिनी सिंह चंदेल का। ये ग्रास रूट पर काम करती हैं, सलन क्षेत्र में काम करती हैं, भाजपा के संगठन से जुड़ी रही हैं। महिलाओं के लिए इन्होंने एक से बढ़कर एक काम किया है। उन कामों में अब आनंदी देवी फाउंडेशन के माध्यम से हो या उड़ान सामाजिक कल्याण समिति के माध्यम से इन्होंने अनेकों काम किया है। इनके बारे में हम इन्हीं से बात शुरू करेंगे। हम दामिनी जी, आपका नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर स्वागत है। आपने इस क्षेत्र में कब कदम रखा? मेरा नाम दामिनी सिंह चंदेल है और मुझे हो गए 16-17 साल हो गए हैं जी। और सबसे पहले जो मेरी शुरुआत हुई थी वो राजनीतिक रूप से ही हुई थी जी। और फिर धीरे धीरे राजनीति में काम करते करते कहीं ना कहीं, क्योंकि काम करने का शौक था, लोगों का काम करते थे, जो उनका भाव सामने से आता था उसको देख के जब नया अनुभव हुआ तो वो काम करने की गति और तेज हो गई। और उसके बाद राजनीति के अलावा सोशल वर्क भी शुरू कर दिया। तो मैंने सामाजिक कल्याण समिति अपनी एक NGO बनाई थी उस समय, आज से 18 साल पहले तो मैंने बनाई थी। उसके माध्यम से मैंने बहुत, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए हो, पर्यावरण को लेकर हो, हर क्षेत्र में काम किया। आपके पिता BS बांगर जी ये काफ़ी पॉपुलर रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं क्षत्रिय समाज के। आप उनकी सुपुत्री हैं और आपके अंदर भी वह राजपूताना तेवर देखने को मिलता है। और आज ही आपने मानसरोवर गार्डन में बहुत ही अच्छा मैराथन का आयोजन करवाया था जिसमें करीब 300-350 बच्चे ने भाग लिया। इस ठंड के समय में यह एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। तो आप ये बताइए, जो आपका यह जो फाउंडेशन है आनंदी देवी फाउंडेशन और उड़ान सामाजिक कल्याण समिति, यह क्या काम करती? ये बेसिकली क्योंकि हमारा काम है समाज को सेवा देना, कुछ अच्छा करना समाज के लिए। तो महिलाओं और बच्चों को स्पेशली करते थे, लेकिन अब इसमें हमने कुछ सालों से हमने इसमें अपने बुजुर्गों को, क्योंकि मैंने कुछ जगह ऐसे अनुभव हुए कि बहुत अच्छे परिवार हैं लेकिन बुजुर्गों को जो मिलना चाहिए उनकी उम्र के हिसाब से कई बार ऐसी ज़रूरतें होती हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही होते दिखी। फिर जब हमें मोदी जी की वयोश्री योजना का पता लगा कि उसके अंतर्गत हम लोग ऐसे ऐसे बुजुर्गों को सेवा दे सकते हैं, तो मैंने इसमें बुजुर्गों को भी फिर शामिल किया। और कई सालों से हमारा ये काम चल रहा है कि हम बुजुर्गों को सहायक उपकरण वितरण करते हैं। पहले का कैंप लगाते हैं और उसके बाद उनको सहायक उपकरण वितरण करते हैं। तो ये चल रहा है। पर्यावरण को लेके हम काम करते हैं, बच्चों की एजुकेशन को लेके काम करते हैं। अभी हमने, चाहे वो स्कूल बैग देना हो, स्टेशनरी देना हो, ये सब चलता रहता है। 2 बच्चे भी मैंने गोद ले रखे हैं जिनको मैं ट्यूशन वगैरह का करती हूँ उनका। और अपना पर्यावरण को लेके भी अभी भी मैंने जैसे नेस्ट मंगाए हुए हैं कि पेड़ों पर आप बुलाइए तो सही, प्यार से मेरा कहना है, गौरैया को बुलाइए तो सही, जो जा चुकी हैं, जिनके घर हमने तोड़ दिए थे, आज हम उनको घर देंगे तो वो आएंगी जरूर, वही चाहे चार सुनाई देगी। तो घोंसले लगाना, ये करना, मतलब चलता रहता है कुछ ना कुछ। जब महिलाओं की बात आती है, मैंने अभी तक 30,000 के करीब बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अपने माध्यम से दिलवाई है, दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके। पूरे दिल्ली में मेरे कैंप चलते थे, विशेषकर नई दिल्ली लोकसभा में तो बहुत हुए हैं। और जो मेरे ये बुजुर्गों को लेकर कैंप है, ये पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। आप क्षेत्रीय महासभा का जो है सो दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा भी रही हैं, तो आपका यह जो समाज है राजपूत समाज, वो तो काफ़ी दबंग समाज
राजा कहा जाता है कि राजपूत मतलब राजा, राज करने का अधिकार जिसको है। तो अगर आप सेवा की भावना के तहत अगर ये सारे काम को कर रही हैं और आप स्वदेशी जागरण मंच से भी जुड़ी रही हैं, महिला विंग से, आप बीजेपी से भी जुड़ी रही हैं, जिला स्तर पर, मंडल अध्यक्ष पर, पहाड़गंज में महिलाओं, तो आप एक तरफ राजनीति में भी जुड़ी रही, दूसरी तरफ समाज सेवा के क्षेत्र में, तीसरे तरफ अपने परिवार को भी लेकर करके चलना। तो एक कहा जाता है जो एक महिला जो है सो अपने घर से बाहर नहीं निकलती, आप इतने जगह एक साथ कैसे काम कर पाती हैं? देखिए, मन में एक लगन होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है, और साथ में जो हमारा परिवार है, क्योंकि वो भी हमारी पहली प्रायोरिटी है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो मेरा जो रूटीन होता था कि मैंने जिस दिन कुछ कार्यक्रम करना है, क्षेत्र में जाना है, मैंने किस तरीके से अपने पूरे दिन का रूटीन जो फैमिली का है वो एडजस्ट करना है। तो मैंने इसमें अपने परिवार को कभी सफ़र नहीं करने दिया। एक सामंजस्य जिसको कहते हैं बना के चलना, कि जिससे मेरे इन गतिविधियों से परिवार का भी कोई नुकसान ना हो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज को कुछ, जब आए इस ज़मीन पर कुछ करने, धरती पर आए हैं तो कुछ करके जाएं, कुछ तो ऐसा करके जाएं कि लोग जाने के बाद हमें याद रखें। तो अपना जो बनता है वो कर पाते हैं, कर लेते हैं। आप करोलबाग जिला की उपाध्यक्ष रही और लगातार आप राजनीति में सक्रिय रही हैं। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में आप मोती नगर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से 2 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक होते थे, उन्हें हरवाने में और भाजपा के विधायक को जिताने में आपने बहुत ही बड़ा अहम रोल अदा किया। हमने देखा था जो कि आप चुनाव के समय में काफ़ी सक्रिय थी। तो आप वर्तमान राजनीति के बारे में आपके मन में क्या ख्याल आता है? ये देखिए, सबसे पहली बात मैं कहती हूँ, संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। और जब यहाँ से हमने विधानसभा का चुनाव, विधायक तो लड़ ही रहा था, हम तो सोच रहे थे कि हम लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, ठीक है विधायक वो हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं, हम भी विधायक हैं, और हमने ये सीट को जीत हासिल करानी है, जीतनी है। तो हमने उसके लिए जो बन पड़ता था वो हमने किया। रही राजनीतिक और उसकी बात, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, मैं कहती हूँ कि राजनीति भी एक सेवा का माध्यम है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ तो पावर होनी चाहिए जिसकी वजह से आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएँ। तो मैं तो इसको, राजनीति को सेवा का माध्यम मानती हूँ, और इसी उद्देश्य को लेकर चल रही हूँ। आप शुरू से मेरी कहीं भी कोई भी कभी भी पोस्ट देखेंगे तो उसमें राजनीति कहीं राजनीति की तरह नहीं दिखाई देगी, एक सेवा के रूप में दिखाई देगी, और मैं इसको सेवा का माध्यम ही मानती हूँ। हमने देखा है आपके कार्यक्रमों पर मोदी जी का जो है विचार काफ़ी प्रभावी रहता है। तो आप मोदी जी के बारे में क्या नज़रिया रखती हैं, क्या कहना चाहती हैं मोदी जी के संदर्भ में, आप क्या सोचती हैं? देखिए, ये कहते हैं कि ये प्रभु की कृपा है, और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भाई नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ है। जहाँ मतलब महिलाओं की बात आए, जो सोच, मतलब कभी किसी पार्टी ने सोचा नहीं होगा जो मोदी जी की सोच जहाँ तक गई है, चाहे वो शौचालय को लेकर हो, चाहे उज्ज्वला को लेकर हो। मतलब राजनीति तो होती रही है, पार्टियां भी रही है, कांग्रेस ने कितने साल शासन किया, आप देखिए, कभी ऐसी चीज़ों पर विचार किया उन्होंने, कभी मतलब इस तरफ ध्यान गया? वो बड़ी बारीकी से, मुझे उनकी सोच, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर वो ध्यान देते हैं और उन पर इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब लगता है कि हाँ, तो हमें जो नेतृत्व मिला है उस पर हमें गर्व है, और उसके उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, इसका हमें और भी ज़्यादा गर्व है कि हमें मौका मिला है संगठन में, कि मैं भाजपा से जुड़ी हुई हूँ, और क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी भाजपा से हैं, तो इसीलिए कहीं हर जगह उनका मुझे रहता है। और मैं काफ़ी टाइम से मोदी जी की योजनाओं पर जो उन्होंने दी हुई हैं, ज़मीनी उस पर काम कर रही हूँ, चाहे वो कोई भी योजना हो, मतलब मोस्टली योजनाओं पर मैंने काम किया है। धामनी जी, आप स्नातक हैं आगरा से, और आपने जो है सो टीचर ट्रेनिंग भी कर रखा है। तो आप जब शिक्षा के क्षेत्र में ना जा करके आप समाज सेवा के क्षेत्र में गई, जबकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद आदमी जो है सो चाहता है कोई अच्छे पद पर हम चले जाएं, नौकरी करें, एक
जीवन जो है व्यवस्थित हो जाए, एक इनकम का जरिया परमानेंट हो जाए, लेकिन आपने समाज सेवा को और राजनीति को चुना, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कॉलेज टाइम से, स्कूल से लेके कॉलेज टाइम तक मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ और फुटबॉल मेरा मेन गेम था। मैंने स्टेट लेवल तक 3-4 बार रिप्रेजेंट किया है और कॉलेज लेवल पर ऑल गेम। तो कहीं ना कहीं मेरा था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगी और उसी हिसाब से मैं स्पोर्ट्स कोटा ये सब, मतलब मुझे शौक था तो मैंने किया। लेकिन जब मेरी शादी हुई, दिल्ली आई, फिर यहाँ पर मैंने ऐसे ही मतलब था कि चलिए, घर में एक्चुअली छोटा परिवार था, मम्मी अकेली थी तो उनके साथ रहना। फिर उसके बाद मैंने एनटीटी किया, मेरा मन किया तो मैंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की। तो मैंने, भाई साहब आपको बताऊं, मैंने अपना स्कूल खोला, प्ले स्कूल, और वो स्कूल मेरा 15 साल मैंने चलाया है। पारगन में ही खोला था। अच्छा। उसी के बीच में ही तभी मेरा परिचय हुआ था और मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई थी, क्योंकि मेरे स्कूल से हर साल इतने बच्चे निकलते थे। तो कहीं ना कहीं एक था कि भाई क्षेत्र के जो वार्ड के बच्चे हैं उनके साथ इनका संपर्क पेरेंट्स के साथ बराबर रहता है। तो मैंने टीचिंग का, जो आप कह रहे हैं, टीचर का भी किया हुआ है। तो 15-16 साल मेरा प्ले स्कूल चला था और बहुत अच्छे से चला था, कोचिंग सेंटर भी चला। अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप जब देखती हैं, राजनीति को भी देख रही हैं, आपने बाकी चीज़ को भी देखा है, समाज सेवा का भी आप काम कर रही हैं, एनजीओ भी आप चला रही हैं, आप इस देश की महिलाओं को, खास करके दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला हैं, आप दिल्ली के महिलाओं को क्या संदेश देना, लड़कियों को क्या बताना चाहेंगी? देखिए, मेहनत करिए पूरी लगन से, फल ऊपर वाले की इच्छा में छोड़ दीजिए। कर्म करना हमारा काम है और उसे बड़ी ईमानदारी और लगन से कीजिए। इसका उदाहरण हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी हैं कि देखिए, आज किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो दिल्ली की सीएम बन जाएगी, और देखिए वो खुद भी इस चीज़ को मानती हैं और आज रेखा दीदी दिल्ली की सीएम है। तो कहीं ना कहीं आपका काम ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल दिखता है। जो आपकी मेहनत है उसका फल ऊपर वाला आपको ज़रूर देता है। तो मैं कहती हूँ, सीधे तरीके से आप मेहनत करते रहिए। आपका काम बोलता है, कर्म बोलता है, बाकी फल ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। तरीके से चलिए। और क्योंकि महिला में वो शक्ति है जो कि शायद, मैं माफ़ी चाहूँगी कि पुरुष में भी नहीं है। महिला, आज की महिला घर भी संभालती है, आज की महिला बाहर भी संभालती है। तो अब वो महिला नहीं रही। और मोदी जी के राज में तो आज महिलाओं को बहुत ताकत मिल चुकी है, उनके हाथ और मजबूत हो चुके हैं। तो बस आपके सांसद भी तो महिलाएं ही हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हमारी सांसद महिलाएं हैं और दिल्ली में तो कमल जी शेरावत जी हैं, बांसुरी स्वराज जी हैं, पहले भी महिला सांसद मीनाक्षी लेखी जी थी। तो महिलाएं, मैंने अभी जैसे कि कहा कि मोदी जी के राज्य में तो महिलाओं की बल्ले बल्ले हुई है। महिलाओं को इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी गई है और उनको आरक्षण भी दिया गया। आज वो हर क्षेत्र में काम कर रही है। राजनीति में देखिए, आपकी राष्ट्रपति एक महिला है, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। राज सर्वप्रथम की बात में हम चलते हैं अभी ब्रेक पर, छोटा सा ब्रेक, अब कहीं जाए नहीं। ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे दामिनी सिंह चंदेल से अन्य विषयों पर। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राज सर्वप्रथम की बात में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले दामिनी सिंह चंदेल जी से। इन्होंने बड़े विस्तार से अपने जीवन के बारे में, राजनीति के बारे में, वर्तमान राजनीति के बारे में और देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी विस्तार से बताया। साथ ही यह भी बताया कि महिला किस प्रकार से पुरुषों से ज़्यादा शक्तिशाली है। ये होना भी चाहिए। भारत में नारी की पूजा होती है, नारी को देवी का स्थान दिया गया है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली का भी रूप नारी ही है। तो हम दामिनी जी से बात करेंगे। जो दामिनी जी, आप भारतीय बौद्ध संघ से भी जुड़ी रही और उसकी शाखा के आप महिला संघ की अध्यक्ष रही हैं। तो आप इस भारतीय बौद्ध संघ से कैसे जुड़ गए? हमारी
एक ग्रुप था गुजरात का, जिसको हम मिनी इंडिया भी बोलते थे, क्योंकि उस ग्रुप में हमारे चाहे इंदौर हो, मतलब आधे प्रदेश उसमें शामिल थे जो हमारा ग्रुप था। तो वो भारतीय बौद्ध संघ से जुड़े थे। तो उन्होंने मुझे जब कुछ चीज़ें कार्यशैली देखी तो उन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि बहन जी हम आपको ये राष्ट्रीय अध्यक्षा का दायित्व देना चाहते हैं। तो मैंने कहा, पहले तो मैंने मना किया, फिर उन्होंने कहा नहीं, अगर आप करेंगी हम आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का मतलब है देश के विभिन्न प्रदेशों में जाना आना करना। तो बोले कि नहीं। तो फिर मैंने उस समय फिर ज्वाइन किया, और वो क्योंकि सामाजिक समरसता को लेके चलता था, तो मेरे को था कि मैं इस पर काम करूं। तो उस सामाजिक समरसता के भाव को लेकर तब फिर मैं उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग की बनी, और इसमें हमने काफ़ी सालों तक काम किया। दामिनी जी, हमें जो अनुभव हो रहा है, हम जो देख रहे हैं आज के समय में, महिलाओं को जो सम्मान राजनीति में मिलनी चाहिए, जो स्थान राजनीति में मिलनी चाहिए, वो स्थान महिलाओं को जो है सो कुछ महिला ऐसी हैं जो कि कभी राजनीति में नहीं रही, कभी सक्रिय राजनीतिक जीवन में नहीं रही, यहाँ तक कि कार्यकर्ता नहीं रहती हैं, लेकिन चुनाव के समय में वो आ जाती हैं। तो आप लोग के जैसे जो प्रारंभ से रात दिन 24 घंटा जो है समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में पार्टी के लिए काम करते हैं, और जब उन्हें टिकट से वंचित कर दिया जाता है, और उस टाइप की जो घर के अंदर बैठी हुई हैं और उनका पति राजनीति में या कहीं सक्रिय रहा और उनको टिकट दे दिया जाता है, तो आप लोगों के ऊपर क्या गुजरता है उस समय में, क्या आप लोग अनुभव करती हैं? देखिए, एक ह्यूमन नेचर है, उस नेचर से कई बार दुख होता है, लेकिन संगठन की एक विचारधारा होती है, कार्यप्रणाली होती है कि जब चुनाव की बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कई बार होता है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, अगर हम ये वजह से सीट अगर बाई चांस रह जाती है, कुछ बहुत सारे कारण हो जाते हैं कि कार्यकर्ता होने के साथ साथ जब चुनाव लड़ने मैदान में उतरते हैं तो और बहुत सारी बातें साथ में शामिल होती हैं, और जब संगठन इन सब चीज़ों पर विचार करके चलता है तो उनको मद्देनज़र रखते हुए टिकट दी जाती है। और मुझे लगता है कि संगठन कोई एक इंसान से नहीं बनता, इतने लोगों से मिलकर संगठन बनता है पूरे। तो जब वो सभी विचार विमर्श करके टिकट फाइनल करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनका अपना एक सोच रहती होगी कि हाँ ये ठीक है, और उसी के आधार पर वो उसका निर्णय लेते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई सीट ऐसी होती है और हमें लगता है कि नहीं, वहाँ पर कुछ ऐसा है, और सामने वाली परिस्थिति को देखते हुए विरोधी पार्टी की, तो उस हिसाब से वो लोग निर्णय लेते हैं। तो संगठन का निर्णय हम सभी के लिए सर्वोपरि होता है, हम उसको मान के चलते हैं। ठीक है, एक नेचर के अकॉर्डिंग उस जो भी मांग रहा होता है उसको दुख होता है, और ये नेचुरल है, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन से खड़े हो जाते हैं सब काम के लिए। अभी तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं नवीन जी, उनके बारे में तो किसी को पता नहीं था जो कि वो जो है सो कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो हो सकता है जो कि आपको उसी श्रेणी में कहीं रखा जा रहा हो और एकदम से जो है सो आपके कार्य का जो है मूल्यांकन करके आपको बैठा दिया जाए इसी प्रकार किसी बहुत बड़े महत्वपूर्ण पद पर। देखिए, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। जो संगठन का जब भी जो आदेश होगा, जैसे भी होगा, उसको करने के लिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा तैयार खड़ा है, और जैसे आदेश हो उसी तरीके से। और बाकी रही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात, तो यही तो भाजपा की विशेषता है जो उसे अन्य राजनीतिक पार्टियों से अलग करती है, कि यहाँ पर जमीन से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कार्यकर्ता भी एक बड़े पद पर जा सकता है। और उसका उदाहरण आपके सामने अभी नया नया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जी के रूप में है। वो कई बार के आप विधायक रह चुके हैं पूरा, लेकिन जो बड़े बड़े नाम चल रहे थे जैसा आपने देखा, और संगठन ने देखिए कहते हैं ना कहाँ से चुन के नगीना निकाला। तो ये संगठन की सोच है। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ऐसे ही थोड़ी बन गई है। दिल्ली कहते हैं ना विश्व की नंबर 1 पार्टी। अगर हम आपसे कहें जो कि मोदी जी के लिए आप
2 शब्द में बताइए जो कि मोदी जी के बारे में आप क्या सोचती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो मैं मोदी जी के लिए प्रभु से यही प्रार्थना करूँगी कि उनको इतनी हिम्मत और ताकत दे कि वो जिस तरीके से देश का मान विश्व में बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से बढ़ाने की शक्ति उनकी बराबर कायम रहे और इसी तरह भाजपा आगे बढ़ती रहे। और मोदी जी दिलों में राज करते हैं, उन्होंने दिलों को जीता है, उन्होंने देश को तो जीता ही है, दिलों को जीता है उन्होंने। तो हम तो मोदी जी को धन्यवाद करते हैं और संगठन का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें, देश की जनता का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि देश की जनता ने ही उन्हें चुन के प्रधानमंत्री बनाया था कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री दिए हैं जो कि एक सेवा का मैं उनको पर्याय मानती हूँ। और अगर हम आपसे पूछे, जो आपकी पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री भी रही और वर्तमान सांसद बांसुरी स्वराज जी, इन दोनों के संदर्भ में अगर हम आपसे 2 शब्द में जानना चाहें तो आप दोनों के लिए क्या कहेंगी? वो हमारी बड़ी दीदी थी या छोटी दीदी है? धन्यवाद चंदेला जी। ये थी दामिनी चंदेला, जिन्होंने विस्तार से अपने राजनीतिक जीवन के बारे में, अपनी सूझबूझ के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बताया और बताया कि मोदी जी के बारे में उनके दिल में क्या ख्याल है, कार्यकर्ताओं के लिए वो क्या सोचती हैं और पार्टी में अनुशासन का कितना महत्व है। आप अन्य खबरों के लिए बने हुए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। देशभक्ति और सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए आनंदी देवी फाउंडेशन ने आज सुबह पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में एक दौड़ देश के नाम शीर्षक से एक भव्य मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया। आनंदी देवी फाउंडेशन की अध्यक्ष और भाजपा जिला करोलबाग की पूर्व उपाध्यक्ष दामिनी सिंह चंदेल के नेतृत्व में आयोजित ये कार्यक्रम सुबह 7 बजे डॉक्टर हेडगेवार पार्क, मानसरोवर गार्डन के पास स्थित ऐतिहासिक जल टंकी पर शुरू हुआ। सैकड़ों निवासी, युवा और गणमान्य हस्तियों ने सर्द सुबह की ठंड को चुनौती देते हुए भाग लेने के लिए एकत्रित हुए, जिसका उद्देश्य शारीरिक फिटनेस के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। इस आयोजन को स्थानीय धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व का भरपूर समर्थन मिला, जिसमें जयप्रकाश गुलाटी, सनातन धर्म मंदिर से हरगोपाल अरोड़ा, शनि मंदिर से सुनील निश्चल, हर्षबंधु भागी, राजकुमार कपूर, सुनील वधावन, मनोज जौली, गिरीश छत्रवाल, भरत चावला, विजय कपूर, डीएलएफ से सगुण, आशीष भुरानी, गौरव जैन एवं विभिन्न आरडब्ल्यूए के प्रधान एवं महासचिव शामिल रहे। इस अवसर पर राष्ट्र सर्वप्रथम टीम से बात करते हुए आयोजक दामिनी चंदेल ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के आयोजन युवाओं की ऊर्जा को स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखते हुए रचनात्मक राष्ट्र निर्माण गतिविधियों की ओर निर्देशित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हेडगेवार पार्क के पास दौड़ का सफल समापन हुआ, जिसमें जहां विजेताओं को पुरस्कार राशि व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, वहीं प्रतिभागियों ने राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान जारी रखने का संकल्प लिया। आप भी देखें इस कार्यक्रम की एक झलक। मेरा नाम दामिनी सिंह चंदेल है और मैं यही मानसरोवर गार्डन में ही रहती हूँ, रमेश नगर वार्ड। जो यूथ है उसको एक मैसेज आए, क्योंकि आज का बच्चा कल का भविष्य है, एक मैसेज आए कि हिंदुत्व को लेके, हिंदुत्व में खाली ये नहीं कि कोई हिंदू ही आते, हिंदुत्व में जो भारत के रहने वाले हैं, जो हिंदू धर्म सनातनी परंपराओं को उनको मानने वाले हैं, विचारधाराओं को मानने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं और भारत की ही वफादारी करने वाले हैं, फिर वो चाहे कोई भी है, वो हिंदू है, उनको मैं मानती हूँ। तो मैंने ये इस दौड़ का आयोजन, एक दौड़ देश के नाम, एक दौड़ रमेश नगर के नाम, एक दौड़ हिंदुत्व के नाम, तो इसमें हमारे रमेश नगर के बच्चे हैं, यूथ हैं और बॉयज़ और गर्ल्स, अलग अलग 2 कैटेगरी में हमने बच्चों का रन रखा है और प्राइज़ सभी कुछ अलग अलग उसमें रखा है और सर्टिफिकेट जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने भी भाग लिया है उन सबको दिया जाएगा। ये रेस आनंदी देवी फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के नाते ऑर्गेनाइज़ की गई है और मैं आए हुए सभी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रमेश नगर के आरडब्ल्यूए प्रधान, जनरल सेक्रेटरी,
मंदिरों के प्रधान, तो मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मैं उन बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे आह्वान पर एक दौड़ देश के नाम, एक दौड़ हिंदुत्व के नाम पर भाग लिया। मेरा नाम शगुन चड्ढा है और आज बहुत ही अच्छा एक आनंदी देवी फाउंडेशन ने मैराथन रखा है देश के नाम। बच्चों को एक मौका दिया गया है, उनको जब उनके पास ऐसे हम छोटे छोटे लक्ष्य देते हैं बच्चों को, तो उनमें बहुत स्वाभिमान, उनमें बहुत गर्व का एक अनुभव बच्चे लेते हैं। इसमें साथ में उनको देश के बारे में भी जागरूक करने का बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे सिर्फ बच्चे ही नहीं आए हैं, यहाँ पे बुज़ुर्ग भी आए हैं, उन्होंने भी मैराथन में पार्ट लिया है, उनको भी इसमें पार्ट लेके बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल था। आनंदी देवी फाउंडेशन और भी बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करती रहती हैं, तो आज एक और उनका इसमें कार्य जुड़ गया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं उनके आनंदी देवी फाउंडेशन के। और बच्चों को इस तरह से दौड़ते हुए इस सर्दी के मौसम में और उन सब के चेहरे पे खुशी देखकर और ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो ऐसी और ऐसे ऐसे होते रहे कार्य तो अच्छा लगे। मैं डॉक्टर वीरेंद्र रोहेला, मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर सेल का प्रभारी हूँ। आज का ये कार्यक्रम हमारी बहन दामिनी जी ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव से किया है और ये एक दौड़ देश के नाम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा है। और बच्चों को इस कार्यक्रम में हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो देश के प्रति समर्पण और शरीर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, दोनों बातें होना बहुत आवश्यक है। आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। मैं हर्षबंधु भागी, रमेश नगर। दामिनी जी का ये कार्यक्रम एकदम बहुत ही मस्त होता है। हमेशा ये ऐसे कार्यक्रम करती रहती हैं जिससे जनता हमारी जागृत रहती है। इतना अच्छा, इतना सुंदर कार्यक्रम आज का रखा है इन्होंने, उसके लिए दामिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और दामिनी जी बधाई के पात्र हैं। आज की ये दौड़ का आयोजन जो आनंदी फाउंडेशन के माध्यम से हुआ है, आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे, ये देश का भविष्य है, ये देश का भविष्य है। छोटे छोटे बच्चे ये जिस तरह से ये पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम सब लोग इस पीढ़ी को अच्छे अच्छे कार्यक्रम के लिए को आगे करें और ये बच्चे ही देश का भविष्य बनेंगे। मैं आनंदी फाउंडेशन का अपने हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा लगा और दौड़ के भी अच्छा लगा कि हाँ मैं प्रथम नंबर पे आई हूँ। ये पहली बार भाग लिए हैं? पहली बार नहीं, ये मेरे चौथी या पांचवी बार दौड़ रही हूँ, जो पहली बार मेरा मेडल लगा है फर्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम के 129वें एपिसोड को संबोधित करते हुए देशवासियों को नए वर्ष 2026 के लिए नई ऊर्जा, नए जोश और अपनेपन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की उपलब्धियों, चुनौतियों और प्रेरक कहानियों का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर, स्पेस सेक्टर में प्रगति, नारी शक्ति, खेल और पर्यावरण संरक्षण पर बात की। कुछ ही दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। साथियों, यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।